जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं उसी क्विज को या फिर ग्रुप डिस्कशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो 2-4 दिन का और समय वेट कीजिए, एक नया हम लोग सेशन शुरू करेंगे। जैसे कि जो भी आप लोग एसएससी जीडी के स्टूडेंट होंगे उनके लिए हम लोग एक क्लास का व्यवस्था कर रहे हैं, जिसमें कि आपको डेली 30 से 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का आपके बीच रखेंगे हम लोग और उस पर डिस्कशन करेंगे। लमसम ये 30 से 40 मिनट का वीडियो होगा और वीडियो हम लोग लाइव लाएंगे और उसका हम समय बता देंगे। तो आप लोग ध्यान से, जो एसएससी जीडी का स्टूडेंट है वो एसएससी जीडी को कवर कीजिएगा। उसके बाद हम पीआरएसएससी का जो स्टूडेंट है वो पीआरएसएससी का सेशन लाएंगे। 30 से 40 क्वेश्चन जीके, करंट अफेयर्स या फिर आपका साइंस, ये सब मिक्स रहेगा। 40 से 50 क्वेश्चन उसका भी हम लाएंगे। 30 से 40 मिनट का वीडियो रहेगा। उसके बाद हम लाएंगे जो जैसे कि बिहार दरोगा या फिर बिहार पुलिस या फिर आपका कांस्टेबल वगैरह जो तैयारी कर रहे होंगे उनसे संबंधित भी हम लोग टॉपिक लाएंगे। यानी अलग अलग एग्जाम को हम लोग एक सेपरेट बैच के रूप में या फिर सेपरेट वीडियो के रूप में आप लोगों के बीच प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि आप लोग बहुत बेनिफिट होगा। और सरस्वती पूजा के बाद लमसम 18-19 तारीख से जो है कि हम लोग अच्छा बुक लाएंगे और बुक लाके आपको जो है कि एक बुक जो है कि पेज बाय पेज करके आपको क्लियर कराया जाएगा और आप लोग को बताया जाएगा बृहद पैमाने पे कि कौन सा सेट लगाएं, कैसे एग्जाम में नंबर ज्यादा से ज्यादा आएगा। जो कि आप लोग सिर्फ रेगुलर बने रहिएगा और इसी तरह से आप लोग प्यार दीजिएगा। और जो है कि धीरे धीरे चैनल हमारा ग्रोथ कर रहा है और एक दिन आगे जो है कि हम लोग एक अच्छा स्टेज पे पहुंचेंगे यूट्यूब के माध्यम से। और वैसे छात्र जो कि बड़े बड़े कोचिंग में जाके और उतना पैसा पेमेंट करके आप लोग नहीं पढ़ पाते हैं, तो उसके लिए ये चैनल बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, जिससे कि आप लोग किसी भी परिस्थिति में या किसी भी स्थिति में आप लोग हैं तो आप इस वीडियो का लाभ उठा के आप अपने आप को जो कि इंप्रूव कर सकते हैं और जो कि एक सरकारी जॉब ले सकते हैं। तो आइए आज हम लोग शुरुआत करते हैं जीके से। पहला सवाल बताइएगा, अलमाटी बांध किस नदी पर है? कृष्णा। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है और यह कर्नाटक राज्य में है। किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में। और आप लोग को बता दे कि कर्नाटक का जो पहले नाम था वो मैसूर था। कर्नाटक का पहले नाम जो हुआ करता था वो मैसूर हुआ करता था। और याद रखिएगा कि मैसूर जो था वहां पर आपका मैसूर के अंदर में आपका एक शहर है श्रीरंगपट्टनम और मैसूर भी है। और यह कर्नाटक के अंदर में था जहां पर आपका टीपू सुल्तान शासक करते थे। कौन शासन करते थे? टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान की राजधानी जो थी वह श्रीरंगपट्टनम थी। टीपू सुल्तान की राजधानी कहां थी? श्रीरंगपट्टनम। और टीपू सुल्तान के पिताजी का नाम था हैदर अली। पिताजी का नाम क्या था? हैदर अली। और याद रखिएगा कि हैदर अली का जो मृत्यु हुआ था वह द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय हुआ था। वह दूसरा युद्ध के समय हुआ था और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हुआ था। और जो टीपू सुल्तान का देहांत हुआ था वह आपका चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हुआ था। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि आपका 99 में हुआ था। कब हुआ था? 99 में। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर हो गया, कर्नाटक में हो गया। उसी तरह से अगर आपसे पूछेंगे हम कि नागार्जुन श्रीशैलम परियोजना जो है कृष्णा नदी पर, वो किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। वो किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। और कृष्णा नदी का 3-4 गो आप सहायक नदी याद रखने की कोशिश कीजिएगा, जैसे माल प्रवाह, घाट प्रवाह, दूध गंगा, पंचगंगा। घाट प्रवाह, माल प्रवाह, दूध गंगा, पंचगंगा। तो याद रखिएगा, घाट प्रवाह, माल प्रवाह, दूध गंगा, पंचगंगा, ये चारों किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। और कृष्णा नदी जो है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली सबसे लंबी नदी गोदावरी, और दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा। और कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी। और यह कृष्णा नदी आपका बहते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। अब बात करते हैं 5 गो ऐसा नदी है भारत में जो कि अपना जल पश्चिमी क्षेत्र की ओर बहते हुए अरब सागर में गिराती है। यानी पश्चिम की ओर बहने वाले कुल 5 नदी है। इसमें से ट्रिक याद रखिएगा, साला मानता नहीं को छोड़ दीजिएगा। साला स्वाक्या लोआकस बनेगा, सो से साबरमती, लो से लूनी, लो से लूनी। मानता यानी मुआक्या, नो त्वाक्या, मो से माही, नो से नर्मदा, तो से ताप्ती। तो ये 5 नदी याद रखिएगा जो कि अपने पश्चिम की ओर बहती है। और भारत के अंदर जो 5 नदी पश्चिम की ओर बहती है वह एस्चुअरी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? एस्चुअरी का निर्माण करती है, जिसे हम लोग भ्रंश घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रंश घाटी। तो याद रखिएगा, पश्चिम की ओर जो नदी बहती है वह भ्रंश घाटी का निर्माण करती है, याद रखिएगा।
अब बात करते हैं यहाँ पर हम माही नदी सुने तो याद रखेगा माही नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है माही नदी। और याद रखिएगा मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है लिम्पोपो। कौन सी है? लिम्पोपो। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। और एक और नदी है जो कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, वह है कांगो या जायरे नदी। कांगो या जायरे, कांगो या जायरे नदी भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है आपकी कौन सी नदी? लिम्पोपो। कौन सी नदी? लिम्पोपो। और याद रखिएगा भारत के अंदर में जो आपका कर्क रेखा जो गुजरती है, जो कि भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा, और वह 8 राज्य में से याद रखिएगा जो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है वह कौन सी है? माही नदी। माही नदी। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी का फुल फॉर्म हुआ। और याद रखिएगा यूएनडीपी का सबसे मुख्य काम है कि पूरे विश्व के लोगों का मानव विकास रिपोर्ट जारी करना। विश्व के जितने भी देश हैं सभी देश के अंतर्गत जो मानव का जो विकास होता है उसका जो रिपोर्ट जारी करता है वह यूएनडीपी करता है। कौन करता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका स्थापना 1965 में हुआ। इसका स्थापना 1965 में, और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। तो याद रखिएगा यूएनडीपी का जो मुख्यालय वह न्यूयॉर्क में है। और यूएनडीपी का स्थापना 1965 में हुआ था। और यूएनडीपी के जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो अचिम स्टेनर है। अचिम स्टेनर। यूएनडीपी का अध्यक्ष कौन है? अचिम स्टेनर। और यूएनडीपी का सबसे मुख्य कार्य है मानव विकास रिपोर्ट जारी करना। याद रखने की कोशिश कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, और इसी तरह से एक और आता है क्वेश्चन, तो मानव विकास रिपोर्ट तो यूएनडीपी जारी करती है, लेकिन एक क्वेश्चन था विश्व विकास रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? तो विश्व विकास रिपोर्ट जारी करती है विश्व बैंक। कौन सी करती है? विश्व बैंक। विश्व बैंक यानी वो से लिखते हैं विश्व बैंक, अब उसी से लिखेगा कि विश्व विकास रिपोर्ट। विश्व विकास रिपोर्ट विश्व बैंक। अब मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी। मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी। उसी तरह से आप लोग याद रखिएगा कि समलैंगिकता जो आपका जो लैंगिक समानता जो सूचकांक जारी करता है वह करता है आपका जर्मन वॉच। कौन करता है? जर्मन वॉच। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है खट्टे रसीले फल में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी। विटामिन सी। खट्टा रसीला फल जितना होता है उसमें विटामिन सी होता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। और याद रखिएगा कि मानव के मूत्र में भी कौन सा विटामिन? विटामिन सी। विटामिन सी। और याद रखिएगा कि शरीर में हुए घाव जो होता है, घाव या कट, जब शरीर कट उठ हो जाता है यानी कि आपका जो है कि शरीर में नुकसान हो जाता है, तो याद रखिएगा वो विटामिन सी ही उसे भरने में जो है कि उपयुक्त होता है। यानी कि घाव को भरने में कौन सा विटामिन? सी। मूत्र में कौन सा विटामिन? सी। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन? विटामिन सी। और याद रखिएगा विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी का खोज किया था होलकट ने। विटामिन सी का खोज किया था होलकट ने। और विटामिन ए और बी दोनों का किया था मैकुलन ने। विटामिन ए और बी दोनों मैकुलन। सी होलकट, डी हॉपकिंस। याद रखिएगा। और विटामिन का खोज किया था फंक ने। विटामिन का खोज किया था फंक ने 1911 में। और विटामिन जो होता है हमारे शरीर में रक्षा प्रदान करता है। तो क्वेश्चन बोलेगा कि निम्न में से कौन सा कार्बनिक पदार्थ हमारे शरीर में रक्षा प्रदान करने के लिए उपयुक्त है? तो याद रखिएगा विटामिन। और खाना बनाते समय जो सबसे अधिक नष्ट होता है वो विटामिन ही नष्ट होता है। खाना बनाते समय सबसे अधिक मात्रा में विटामिन ही नष्ट होता है। याद रखेगा। और याद रखेगा कि गर्म करने पर जो विटामिन नष्ट होता है वह विटामिन सी। विटामिन सी। गर्म करने पर जो नष्ट होता है विटामिन सी, जो मूत्र में पाया जाता है। और मूत्र का पीएच मान 6 होता है। मूत्र का पीएच मान 6। याद रखेगा। और याद रखेगा कि मूत्र में 95% जल होता है। मूत्र में 95% जल। और लार जो होता है मुंह में, लार में 99% जल होता है। लार में 99% जल और 1% होता है आपका एंजाइम वगैरह यानी टाइलिन ये सब। और 95% मूत्र में हो गया जल। और उसमें से 2% के रेशियो में जो होता है वो यूरिक अम्ल होता है। क्या होता है? यूरिक अम्ल जो जिससे कि पेशाब जो का जांच किया जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। कुतुब मीनार जो दिल्ली में स्थित है उसके पास लौह स्तंभ को किस शासक ने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे हम लोग विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं।
अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, गोबर गैस प्लांट का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया है? तो यह क्या सीवी देसाई। किसने किया? सीवी देसाई। गोबर गैस नहीं होता कि गोबर गैस से हम लोग जो प्लांट से जो कि विद्युत उत्पादन करते हैं, तो गोबर गैस प्लांट का जो आविष्कार किया था वह सीवी देसाई ने किया था। और याद रखिएगा कि गोबर गैस से मीथेन गैस निकलती है। कौन सी गैस? मीथेन गैस निकलती है। मीथेन गैस निकलती है, इसका खोज सीवी देसाई ने किया है। और मीथेन गैस को मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। और मीथेन का सूत्र CH4 होता है। और याद रखिएगा मीथेन जो है यह धान के खेत से निकलता है, यह दलदली से निकलता है, या फिर आपका जो है कि जानवर जो जुगाली करता है उस दौरान भी निकलता है। याद रखने की कोशिश कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, नर्मदा और ताप्ती के बीच कौन सा पर्वत श्रृंखला स्थित है? सतपुड़ा। कौन सा है? सतपुड़ा। कौन सा है? सतपुड़ा। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी याद रखिएगा नर्मदा और ताप्ती के बीच स्थित है, जो मध्य प्रदेश में है। कहाँ में है? मध्य प्रदेश में। कहाँ में? मध्य प्रदेश में। और याद रखिएगा सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? धूपगढ़ी। क्या नाम है? धूपगढ़ी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ी। कौन है? धूपगढ़ी। और इसका ऊंचाई 1350 मीटर। 1350 मीटर धूपगढ़ी की ऊंचाई है, जो सतपुड़ा की सबसे ऊंची श्रेणी है, यह चोटी है। और याद रखिएगा अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। अरावली पर्वत श्रेणी जो राजस्थान में आपका अधिकतर मात्रा में है, तो याद रखिएगा उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। और गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722 मीटर। 1722 मीटर। और भारत के अंदर में याद रखिएगा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है आपका, याद रखिएगा अनायमुदी। क्या नाम है? अनायमुदी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुदी। और याद रखिएगा दक्षिण भारत में ही तमिलनाडु में आपका स्थित है नीलगिरी की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोदा बेटा। क्या नाम है? दोदा बेटा। दोदा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। और याद रखिएगा नीलगिरी पहाड़ी जो है उस पर एक जनजाति निवास करती है, टोडा जनजाति। कौन सी जनजाति? टोडा, जो भैंस पालने का काम करती है। और टोडा जनजाति में ही बहुपति विवाह चलती है। याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं जनजाति का, तो आप लोग को बता दे कि जनजाति जो पूरे भारत में सबसे अधिक पाया जाता है वो मध्य प्रदेश में। और याद रखेगा कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक पाया जाता है आपका जनजाति। और जनजाति प्रतिशत के हिसाब से देखते हैं मिजोरम। जनजाति प्रतिशत मिजोरम। और सबसे अधिक जनजाति MP। और सबसे अधिक वन भी कहाँ है? मध्य प्रदेश। सबसे अधिक वन प्रतिशत मिजोरम। यानी जहां पर जनजाति है वहां पर वन सबसे अधिक है। और जहां पर जनजाति प्रतिशत सबसे अधिक है वहां पर 1% भी अधिक है। तो याद रखिएगा। और ये मध्य प्रदेश और मिजोरम, मध्य प्रदेश और मिजोरम। और बता दे कि भारत में वर्तमान समय में जो सबसे अधिक जनजाति है वह आपका है कौन सा? वह है आपका भील। कौन सा है? भील। और भील आप लोग को पता होगा कि पहले गोंड था, अब गोंड पीछे हो गया है, अब भील आ गया है टॉप पे। और भील जब टॉप पे आ गया है तो सेकंड नंबर पे आ गया है आपका कौन? गोंड। सेकंड नंबर पे गोंड। और 3 नंबर पे आ गया है संथाल। 3 नंबर पे संथाल। 3 नंबर पे संथाल, जो कि आपका झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल सब में पाया जाता है। 3 नंबर पे हो गया संथाल। और 4 नंबर पे पाया जाता है मीना जनजाति। 4 नंबर पे कौन आ गया है? मीना जो कि राजस्थान की जनजाति है। राजस्थान की जनजाति है मीना, जो कि चौथा है। तो याद रखिएगा पहला हो गया आपका भील, दूसरा हो गया गोंड, तीसरा हो गया संथाल, चौथा हो गया मीना। और याद रखिएगा गोंड भील वगैरह जो होता है ये महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में पाया जाता है। भील महाराष्ट्र में, गोंड मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, और भारत के अंदर जो आदिवासी का जो पिता कहा जाता है वो ठक्कर बापा को। आदिवासी का पिता ठक्कर बापा। और प्रत्येक वर्ष आदिवासी दिवस 9 अगस्त। आदिवासी दिवस 9 अगस्त। याद रखिएगा आदिवासी दिवस 9 अगस्त। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, फिल्म अभिनेता राजकुमार का असली नाम क्या था? भूषण पंडित। क्या नाम था? भूषण पंडित राजकुमार का असली नाम था, जो कि फिल्म से संबंधित था। और फिल्म का हिंदी नाम होता है चलचित्र। क्या होता है? चलचित्र। और याद रखिएगा राष्ट्रीय फिल्म संस्थान जो है पुणे में है। कहाँ है? पुणे में। राष्ट्रीय फिल्म संस्थान कहाँ है? पुणे में। आप लोग को बता दें कि भारत का जो पहला फिल्म बना था जो कि ऑस्कर के लिए नामित हुआ था, उसका नाम क्या था? उसका नाम मदर इंडिया था। क्या था? मदर इंडिया। यह 1958 में फिल्म बनी थी मदर इंडिया, जो कि आपका ऑस्कर के लिए नामित हुई थी। और लगान को जो नामित किया गया था 2001 में। लगान को 2001 में। और उसके बाद श्वास को क्या गया था 2004 में। श्वास को 2004 में। पहेली को 2005 में। अब उसके बाद हो गया रंग दे बसंती को 2006 में। तो याद रखिएगा 2001 में हो गया लगान,
सुहास हो गया आपका 2004 में, सुहास हो गया 2004 में, सुहास हो गया 2004 में, और पहली हो गया 5 में, प से पहली प से 5, और रंग दे बसंती जो आमिर खान का फिल्म था वो 2006 में, वो 2006 में। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है रंगोली नहीं है। अगला क्वेश्चन 3 नहीं है, एक है आपका 2001 में, यानी लगन है 2001 में, सुहास है 2004 में, और उसके बाद पहली है 5 में, और रंग दे बसंती है 6 में। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि मलेरिया रोग किस प्रोटोजोआ से होता है? प्लाज्मोडियम। किस प्रोटोजोआ से होता है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से मलेरिया रोग होता है। और मलेरिया जो होता है वह किस प्रकार के मच्छर के काटने से होता है? तो मलेरिया मादा एनोफिलिस मच्छर के काटने से। मलेरिया जो फैलता है वह मादा एनोफिलिस मच्छर के काटने से। और याद रखिएगा मलेरिया जो प्रभावित करता है वह मस्तिष्क को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? मस्तिष्क या तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क या तंत्रिका तंत्र। और वही तंत्रिका तंत्र जिसकी इकाई न्यूरॉन होती है, जिसकी इकाई न्यूरॉन होती है। और यही तंत्रिका तंत्र की इकाई जो होती है यह हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। यह हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका। और हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है आपका जो होता है स्पर्म। क्या होता है? स्पर्म, जिसे कि हम लोग कहते हैं शुक्राणु। क्या कहते हैं? शुक्राणु। वह सबसे छोटी कोशिका है शुक्राणु। वहीं अगर हम देखते हैं मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका, तो सबसे बड़ी कोशिका होती है आपका महिलाओं में जो आपका होता है ओवम, उसका कोशिका होता है सबसे जो है कि बड़ा। याद रखिएगा। और पूरे ओवरऑल में अगर पूछे सबसे बड़ा कोशिका तो शुतुरमुर्ग के अंडे का। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे का, शुतुरमुर्ग के अंडे का। और याद रखिएगा कि शुतुरमुर्ग जो होता है वह सबसे बड़ा पक्षी है। सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग, वही सबसे छोटा पक्षी गुंजन पक्षी। सबसे छोटा पक्षी गुंजन पक्षी, जिसे हमिंग बर्ड भी कहते हैं, जिसे हमिंग बर्ड भी कहते हैं। और विश्व का एकमात्र पक्षी हमिंग बर्ड ही है जो पीछे की ओर उड़ता है, जो पीछे की ओर उड़ता है, जो पीछे की ओर उड़ता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है गोल्ड कोस्ट का नया नाम क्या है? घाना। गोल्ड कोस्ट का नया नाम क्या है? घाना। गोल्ड कोस्ट का नया नाम घाना। और घाना की राजधानी अकरा। घाना की राजधानी अकरा। घाना की राजधानी अकरा। घाना की राजधानी अकरा। उसी तरह से एक देश है कांगो। एक देश है कांगो। याद रखिएगा कि कांगो की राजधानी किंशासा है। कांगो की राजधानी किंशासा। कांगो की राजधानी किंशासा। और कांगो की राजधानी जो किंशासा है वह मांस के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? मांस। किसके लिए? मांस। और उसी कांगो को वनों का देश कहा जाता है। वनों का देश। वनों के देश के रूप में किस देश को जानते हैं? कांगो। वनों के देश के रूप में किसे जानते हैं? कांगो। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है गोरा नाम का उपन्यास किस व्यक्ति ने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर। किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर। गोरा नाम का उपन्यास रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और याद रखिएगा कि पोस्ट ऑफिस नामक पुस्तक का रचना भी क्या किया? रविन्द्रनाथ टैगोर। पोस्ट ऑफिस नामक पुस्तक, लेकिन स्पीड पोस्ट शोभा डे, स्पीड पोस्ट शोभा डे, स्पीड पोस्ट शोभा डे। और याद आप लोग याद रखिएगा कि भारत में जो स्पीड पोस्ट सेवा शुरू हुआ है वह 1986 से, 1986 से स्पीड पोस्ट सेवा 1986 से। और पिन कोड सेवा 72 से, पिन कोड सेवा 72 से। और पिन कोड में कुल कितने अंक होते हैं? 6 अंक। कितने अंक होते हैं? 6 अंक। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम देश कौन सा है? इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया का वर्तमान में राजधानी नसुंतरा। नसुंतरा। इंडोनेशिया का वर्तमान में राजधानी नसुंतरा। और आप लोग को हम कल पिछले सेशन में भी बताए थे कि हाल ही में चर्चा में रहा ज्वालामुखी कराकाटोआ। कराकाटोआ नाम का ज्वालामुखी वो किस देश में है? इंडोनेशिया में, जो हाल ही में विस्फोट हुआ है। हाल ही में विस्फोट हुआ है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि बंगाल में फोर्ट विलियम, बंगाल में फोर्ट विलियम के पहले अध्यक्ष कौन थे? चार्ल्स आयर। कौन थे? चार्ल्स आयर। और आप लोग को बता दे कि फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना पक्का पक्की 1800 में हुआ है। फोर्ट विलियम कॉलेज जो कलकत्ता में क्या था वो वारन हेस्टिंग के काल में, वारन हेस्टिंग के काल में आपका जो किया गया था, यह किया गया था आपका कब किया गया था? 1800 में। कब किया गया था? 1800 में। अगला क्वेश्चन लॉर्ड बेलेजलिक काल में। किसके काल में किया गया था? लॉर्ड बेलेजलिक काल में। लॉर्ड बेलेजलिक काल में। लॉर्ड बेलेजलिक काल में पक्का पक्की 1800 में, पक्का पक्की 1800 में जो कि आपका फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना किया था। उसके पहले जो अध्यक्ष बने थे वो कौन बने थे? चार्ल्स आयर। कौन बने थे? चार्ल्स आयर। कौन बने थे? चार्ल्स आयर। अगला क्वेश्चन बताना है भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहता है? एम एस स्वामीनाथन। किसे कहता है? एम एस स्वामीनाथन।
भारत में हरित क्रांति का जनक एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है, जिन्होंने 1866 से 67 ईस्वी में इस क्रांति को लाने का काम किया था। और आपको बता दे कि इसका सबसे अधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा था और सबसे अधिक प्रभाव जो राज्य में पड़ा था वो पंजाब उत्तर प्रदेश, पंजाब उत्तर प्रदेश, पंजाब उत्तर प्रदेश हरियाणा में पड़ा था, याद रखिएगा। और इस हरित क्रांति का जो उत्पत्ति केंद्र माना जाता है वो पंतनगर विश्वविद्यालय। कौन सा विश्वविद्यालय? पंतनगर विश्वविद्यालय। पंतनगर विश्वविद्यालय, पंतनगर जो वर्तमान में उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन बताना है आप लोग को, अगला क्वेश्चन बताना है, आर्य सबसे पहले आकर किस राज्य में बसे थे? पंजाब में। कहां बसे थे? पंजाब। और याद रखिएगा कि आर्य का जो निवास स्थान था वो मध्य एशिया। कहां था? मध्य एशिया। और याद रखिएगा एक इतिहासकार हुए हैं मैक्स मुलर, एक इतिहासकार हुए हैं मैक्स मुलर, जिन्होंने आर्य का जो निवास स्थान बताया वो मध्य एशिया को बताया। किसे बताया? मध्य एशिया, जैसे कि किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान वगैरह जो क्षेत्र था वहीं पर उसका निवास स्थान बताया था मध्य एशिया में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा था पिछले बार, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 मई, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस या नेशनल टेक्नोलॉजी डे, नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो मनाया जाता है वो प्रत्येक वर्ष 11 मई को। और क्यों मनाया जाता है याद रखिएगा कि आप लोग को हम बताए हैं परमाणु द पोखरण फिल्म, परमाणु द पोखरण फिल्म जो आपका जो जॉन अब्राहम ने कुछ दिन पहले निर्मित किया था, तो उसमें से आप लोग को पता होगा कि भारत ने अपना जो पहला परमाणु विस्फोट किया था वो 18 मई 1974 को किया था, 18 मई 1974 को किया था। उसका कोड रखा था स्माइलिंग बुद्धा। क्या रखा था? स्माइलिंग बुद्धा। लेकिन भारत ने उसके कुछ दिनों के बाद अटल बिहारी वाजपेयी की निगरानी में, उस समय जो प्रधानमंत्री हो रहे थे, तो 1998 ईस्वी में भारत ने अपना दूसरा परमाणु विस्फोट किया। दूसरा जो परमाणु विस्फोट किया उसमें से पहला डेट था 11 मई। कितना मई? और 11 मई और 13 मई 2 दिन किया था, लेकिन 11 मई को सफलतापूर्वक जो किया था उसी के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 11 मई को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, यानी टेक्नोलॉजी डे। कौन सा डे? टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी दिवस प्रत्येक वर्ष 11 मई को मनाते हैं। और 11 मई 1998 को जो आपका दूसरी बार विस्फोट किया था उसका कोड रखा था शक्ति 98, शक्ति 98, शक्ति 98, शक्ति 98। और आप लोग को बता दे कि 1999 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच आपका कारगिल युद्ध हुआ है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो कारगिल युद्ध हुआ था उसके तहत भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय। और याद रखिएगा प्रतिवर्ष जो विजय दिवस मनाते हैं वह मनाते हैं, आपको प्रतिवर्ष सिर्फ विजय दिवस पूछ रहे हैं। प्रतिवर्ष विजय दिवस जो मनाते हैं वो 16 दिसंबर को। कब मनाते हैं? 16 दिसंबर, क्योंकि आप लोग को पता होगा 16 दिसंबर 1971 को पूर्वी पाकिस्तान जो आपका था वो अलग हुआ था पाकिस्तान से, अर्थात बांग्लादेश के रूप में। किस रूप में? बांग्लादेश के रूप में। इसलिए हम लोग पता है कि प्रत्येक वर्ष 16 दिसंबर को मनाते हैं विजय दिवस। लेकिन कारगिल विजय दिवस अगर पूछेंगे तब जाएंगे 26 जुलाई, तब जाएंगे 26 जुलाई। और प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को मनाते हैं बाघ दिवस। क्या मनाते हैं? बाघ दिवस। और कल भी हम बताए थे सिंह दिवस, सिंह दिवस 10 अगस्त, सिंह दिवस 10 अगस्त, हाथी दिवस 12 अगस्त, हाथी दिवस 12 अगस्त, डेंगू दिवस 16 मई, डेंगू दिवस 16 मई, प्रकाश दिवस 16 मई। और डेंगू और प्रकाश दोनों एक ही डेट में है 16 मई को, याद रखिएगा। 11 मई को प्रौद्योगिकी दिवस, 11 मई को प्रौद्योगिकी दिवस। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, 1917 में सत्याग्रह का पहला प्रयोग महात्मा गांधी ने किस जगह किया था? चंपारण। किस जगह किया था? चंपारण। किस जगह किया था? और आप लोग को बता दे कि चंपारण में 3 कठिया प्रणाली प्रचलित था, अर्थात 20 कट्ठा जो होता है आपका वो 1 बीघा होता है, 20 कट्ठा का 1 बीघा होता है। तो याद रखिएगा कि 20 कट्ठा में आपका जो होता था 3 कट्ठा, उस पे जो है कि अनिवार्य रूप से क्या उगाया जाता था? नील की खेती। क्या उगाया जाता था? नील की खेती। इसे ही 3 कट्ठा प्रणाली कहा जाता था, यानी वहां नील का खेती अनिवार्य रूप से आपका अंग्रेज ने लगवाना शुरू करवाया था। उसे समाप्ति करने के लिए महात्मा गांधी ने पहली बार किसी जन आंदोलन में जाके आपका हिस्सा लेना शुरू किया। लेकिन महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण जो दिया था यह किया था 1916 में दिया था आपका बनारस में। कहां में दिया था? बनारस विश्वविद्यालय में। कहां दिया था? बनारस विश्वविद्यालय ने बीएचयू में दिया था, बीएचयू में दिया था। तो याद रखिएगा कि 2 क्वेश्चन पूछेगा कि महात्मा गांधी ने अपना पहला जन आंदोलन जो जाके बैठा था आदमी के समक्ष वो चंपारण में जाके पहली बार बैठा था। और पहला जो जन भाषण दिया था आम आदमी के समक्ष वह बनारस यूनिवर्सिटी में। कहां में दिया था? बनारस यूनिवर्सिटी में। लेकिन 1918 में बता दें अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो हुआ था,
अहमदाबाद जो मिल स्ट्राइक हुआ था, वहां पर जो कंपनी में जो काम कर रहे थे आपके हिंदू मजदूर, उसको वेतन बढ़ाने के लिए जो है कि वहां पर जाके जो पहली बार भूख हड़ताल पे बैठे थे। किस पे बैठे थे? भूख हड़ताल पे 1918 में बैठे थे। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। तो 3 क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने चंपारण में पहली बार आके आदमी का सपोर्ट करना शुरू किया, आम आदमी के बीच में आके उसका प्रतिनिधित्व करना शुरू किया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि महात्मा गांधी ने अपना पहला जन आंदोलन जो किया था वो कहां किया था? तो चंपारण में। चंपारण बिहार में है। चंपारण बिहार में। उसके बाद पूछेगा महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण कहां दिया था? बनारस में। कहां दिया था? बनारस में, अर्थात बीएचयू में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। ठीक। उसके बाद पूछेगा महात्मा गांधी ने अपना पहला भूख हड़ताल कहां पर किया था? तो 1918 के अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के पास। अगला क्वेश्चन बताइएगा, टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर का संबंध किस देश से है? स्विट्जरलैंड। कहां से है? स्विट्जरलैंड। और सर्बिया से है नोवाक जोकोविच। सर्बिया से कौन है? नोवाक जोकोविच। सर्बिया से कौन है? और रोजर फेडरर कहां से है? स्विट्जरलैंड। रोजर फेडरर कहां से? स्विट्जरलैंड। रोजर फेडरर कहां से? स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज पुस्तक के लेखक कौन है? हु लिव्स इफ इंडिया डाइज पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। कौन है? जवाहरलाल नेहरू। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज? जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया? जवाहरलाल नेहरू। ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री? जवाहरलाल नेहरू। ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री? जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद अगर आपसे पूछे इंडिया डिवाइडेड? राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड? राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड? मेरे सपनों का भारत? महात्मा गांधी। मेरे सपनों का भारत? महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ? महात्मा गांधी। यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग, उनका आत्मकथा था। उसके बाद आप लोग बताइएगा, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो? स्वामी दयानंद सरस्वती। अच्छा, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, आर्य समाज का भी स्थापना किसने किया? 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज का स्थापना 1875 में किया है आपका स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और आर्य समाज का जो सबसे मुख्य नारा था वह वेदों की ओर लौटो तो था ही, प्लस में वो था भारत भारतीयों के लिए। क्या था? भारत भारतीयों के लिए। भारत भारतीयों के लिए नारा जो दिया है वो आर्य समाज ने दिया है। किसने दिया है? आर्य समाज ने। उसी तरह से एक क्वेश्चन पूछता है कि एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किसने किया है? विलियम जोन्स। किसने किया है? विलियम जोन्स ने किया है। विलियम जोन्स ने किया 1784 में। कब किया? 1784 में। 1784 में। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया है? जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज का नारा जवाहरलाल नेहरू 1929 में। 1929 के लाहौर अधिवेशन में। 1929 के लाहौर अधिवेशन में 1929 के लाहौर अधिवेशन में पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज को जो कि अंग्रेज के समक्ष रखा और कहा कि जब तक हमें स्वराज की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक हम प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। और आगे चलकर इसी तरह प्रत्येक वर्ष 1930 से मनाना शुरू हुआ और 1947 तक मनाए। 1947 तक मनाए। 1947 में 26 जनवरी को मनाए। आगे चल के 15 अगस्त को हमको स्वतंत्रता मिल गया। अर्थात 2 बार जो हम स्वतंत्रता दिवस मनाए वो 1947 में। कब मनाए? 1947 में। 1947 में। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति का आंसू पोंछना है। यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू। किसका है? जवाहरलाल नेहरू। किसका है? जवाहरलाल नेहरू। और याद रखिएगा, महात्मा गांधी का जब निधन हुआ था 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के अंदर जो है कि आपका बिरला मंदिर के पास, तो याद रखिएगा कि यही जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। क्वेश्चन पूछेगा, महात्मा गांधी के मरने के बाद किस व्यक्ति ने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो जवाहरलाल नेहरू। क्या बोलिएगा? जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया है? जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश। और याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता सेनानी के रूप में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से उभरे। 1942 से उन्होंने अपना जो है कि नाम कमाना शुरू किया। याद रखिएगा। और इसे हजारीबाग जेल में बंद करके रखा था, वहां से वो फरार होकर भाग गए थे। और हजारीबाग वर्तमान में जो है कि झारखंड में है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, जय जगत का नारा किसने दिया है? विनोबा भावे। जय जगत विनोबा भावे। जय जगत विनोबा भावे।
जय जगत विनोबा भावे, याद रखिएगा। और रक्तहीन आंदोलन का शुरुआत भी विनोबा भावे ने किया था। रक्तहीन आंदोलन का शुरुआत भी विनोबा भावे ने किया था, याद रखिएगा। और भूमि दान आंदोलन का शुरुआत भी विनोबा भावे, भूमि दान आंदोलन विनोबा भावे, यह जिसे हम लोग बुधौन आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। बुधौन आंदोलन का शुरुआत, याद रखिएगा, बुधौन आंदोलन का शुरुआत जो किया था यह आपका विनोबा भावे ने किया था। और यह किया था आपका आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली से, आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली से। और उसमें से देने भूमि दान करने वाले पहले व्यक्ति थे आपका रेड्डी। कौन थे? रंगनाथ रेड्डी। कौन थे? रेड्डी। कौन थे? रेड्डी, याद रखेगा। और प्रत्येक वर्ष विरासत दिवस मनाते हैं 18 अप्रैल। प्रत्येक वर्ष विरासत दिवस 18 अप्रैल। प्रत्येक वर्ष विरासत दिवस 18 अप्रैल। अगला क्वेश्चन बताना है, अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, देवदास उपन्यास के लेखक कौन है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। देवदास कौन है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। देवदास के कौन है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। वहीं अगर आपसे हम पूछे जो है कि ये देवकी नंदन खत्री ने कौन सा पुस्तक लिखा है? देवकी नंदन खत्री ने कौन सा लिखा है? चंद्रकांता। कौन सा लिखा है? चंद्रकांता। देवकी नंदन खत्री ने चंद्रकांता। देवकी नंदन खत्री ने चंद्रकांता। अगर आपसे पूछे कि दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी। दुर्गेश नंदिनी आनंद मठ भी बंकिम चंद्र चटर्जी। और आनंद मठ से हम लोग लिए सत्यमेव जयते। क्या लिए? सत्यमेव जयते। क्या लिए? सत्यमेव जयते। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भाषा से। किससे है? भाषा। और वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल कितना भाषा है? 22 भाषा। कितना भाषा? 22 भाषा। और प्रारंभ या फिर मूल संविधान में जो था कुल 14 भाषा। कितना भाषा? 14। समय समय पर जोड़ा गया उसमें विभिन्न प्रकार के। तो याद रखिएगा 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत किसे जोड़ा? सिंधे। किसे जोड़ा? सिंधे। उसके बाद याद रखिएगा, उसके बाद आपका आगे चलकर जो जोड़ा वह आपका जोड़ा कितना भाषा? 3 भाषा। 3 भाषा जोड़ा, उसमें से याद रखिएगा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। यह जो जोड़ा कितना संविधान संशोधन? यह जोड़ा 71वां संविधान संशोधन 1992। 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 3 भाषा, 9 का नंबर, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। उसके बाद याद रखिएगा 92वां संविधान संशोधन 2003। 92वां संविधान संशोधन 2003। इसके तहत 4 भाषा। इसके तहत कितना भाषा? 4 भाषा। इसके बोर्ड मास याद रखिएगा, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो किस राज्य में? असम में। बोडो किस राज्य से संबंधित है? असम। बोडो जो राज्य की भाषा वो कौन का है? असम का। डोगरी कहाँ का है? जम्मू कश्मीर। डोगरी कहाँ का है? जम्मू कश्मीर। डोगरी जम्मू कश्मीर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, डिप्थीरिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? गला। डिप्थीरिया रोग गला। डिप्थीरिया रोग गला। अच्छा, आप लोग को बताना है, सलाल परियोजना किस नदी पर है? चिनाब। सलाल परियोजना चिनाब। सलाल परियोजना चिनाब। अच्छा, बगलिहार परियोजना किस नदी पर है? चिनाब। बगलिहार परियोजना चिनाब। अच्छा, एक और पूछता है, दुलहस्ती। दुलहस्ती कौन सा है? चिनाब। दुलहस्ती कौन सा है? चिनाब। याद रखिएगा कि सबास दुल्हा, सबास दुल्हा, सबास दुल्हा, 100 से हो गया सलाल, 100 से हो गया सलाल। उसके बाद हो गया बो से बगलिहार, बो से बगलिहार। अब दूल्हा यानी दुलहस्ती, दूल्हा यानी सवास दूल्हा, जो 3 गो आएगा वहां पर मारेंगे चिनाब। क्या मारेंगे? चिनाब। और चिनाब का पुराना नाम अस्किनी। चिनाब का पुराना नाम अस्किनी। चिनाब का पुराना नाम अस्किनी। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, सम्राट बिंदुसार का संबंध किस वंश से है? मौर्य वंश। बिंदुसार का संबंध मौर्य वंश। बिंदुसार का संबंध मौर्य वंश। अच्छा, अमित्र घात के नाम से किसे जानते हैं? बिंदुसार। अमित्र घात के नाम से बिंदुसार, अर्थात शत्रुओं के विनाशक के रूप में बिंदुसार। शत्रुओं के विनाशक के नाम से बिंदुसार। अच्छा, आप लोग को एक क्वेश्चन बताना है कि महावीर और गौतम बुद्ध ने तो दोनों ने जो अपना जो उपदेश दिया था वह किस शासक के समय? वह दिया था बिंबिसार के समय। किसके समय? बिंबिसार। किसके समय? बिंबिसार। किसके समय? बिंबिसार। और बिंबिसार का संबंध था हर्यक वंश से। बिंबिसार का संबंध था हर्यक वंश। और बिंदुसार मौर्य। बिंदुसार मौर्य। बिंदुसार मौर्य, याद रखिएगा, बिंबिसार में दिया था दोनों, बिंबिसार में दिया था दोनों। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, कौन सा राज्य सूती वस्त्र को तैयार करने व उत्पादन में अग्रणी राज्य है? महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र या मुंबई। महाराष्ट्र या मुंबई। और आप लोग को बता दें कि भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी के नाम से किसे जानता है? मुंबई। सूती वस्त्रों की राजधानी के नाम से भारत का प्रवेश द्वार मुंबई। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई। 60 टापुओं का नगर मुंबई। 60 टापुओं का नगर मुंबई। और यह सालसेट द्वीप पर, किस द्वीप पर? किस द्वीप पर? इसका निर्माण गैराल्डोंगियार। इसका निर्माण किसने किया था? मुंबई का निर्माण
गेराल्ड ओंगियार ने किया था। और याद रखिएगा कि भारत में के अंदर में पहली बार 1861 अधिनियम के तहत 1862 ईस्वी में आपको भारत के अंदर 3 शहर बनते हैं, जहां के तीनों में हाईकोर्ट का स्थापना होता है। तो याद रखिएगा, पहला मुंबई, फिर कलकत्ता, फिर मद्रास। मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, ये 3 शहर बनते हैं जिसमें कि 1862 ईस्वी में आपका हाईकोर्ट का स्थापना कैनिंग के समय में हुआ था 1861 अधिनियम के तहत। लेकिन भारत में सुप्रीम कोर्ट का पहली बार स्थापना 1773 अधिनियम के तहत 1774 में कलकत्ता में। कहां में? कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन, और याद रखिएगा कि भारत में पहली बार जो डाकघर का स्थापना हुआ था वो भी हुआ है कलकत्ते में। वो हुआ है कलकत्ते में। पहली बार डाकघर का स्थापना भी कहां हुआ है? कलकत्ता में हुआ है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि कनिष्क का संबंध किस राजवंश से था? कुषाण। किस राजवंश से था? कुषाण। और कुषाण वंश का जो संस्थापक था याद रखिएगा कुजुल कट विशेष। और कनिष्क ने जो है कि सिल्क मार्ग का खोज किया था, जो भारत से लेकर चीन तक था। जो भारत से लेकर चीन तक, और सिल्क मार्ग का जो खोज किया था अर्थात रेशम का जो आपका मार्ग का खोज किया था वो किसने किया था? कनिष्क ने। किसने किया था? कनिष्क ने। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, और कनिष्क ने शक संवत का शुरुआत करवाया था। कौन संवत का? शक संवत का। कौन संवत का? शक संवत का। और शक संवत का शुरुआत 78 ईस्वी में। कब किया था? 78 ईस्वी। शक संवत का शुरुआत 78 ईस्वी। और याद रखिएगा विक्रम संवत हुआ 58 ईसा पूर्व। 58 विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व। शक संवत 78 ईसा पूर्व। 78 ईस्वी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, ब्रोंकाइटिस रोग किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़ा। ब्रोंकाइटिस रोग फेफड़ा। ब्रोंकाइटिस रोग फेफड़ा। ब्रोंकाइटिस रोग फेफड़ा। जीरोप्थेल्मिया जो कि विटामिन ए की कमी से, जो कि विटामिन ए की कमी से। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, दुर्गापुर स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से? ब्रिटेन। दुर्गापुर ब्रिटेन। याद रखेगा 3-4 वह याद रखेगा, भीरू राज दुबे। ट्रिक याद रखेगा, भीरू राज दुबे। देखिएगा भीरू करके नाम होता है, भीरू। एक होता है राज करके नाम होता है, एक होता है दुबे। दुबे जी। एक होता है राज जी, एक होता है भीरू। तो भीरू भिलाई रूस, भीरू से भिलाई रूस। उसके बाद राज, राउरकेला जर्मनी। देखो राज नाम का लड़का नहीं होता है, तो राज यानी राउरकेला जर्मनी। और उसके बाद दुबे जी यानी दुर्गापुर ब्रिटेन। और याद रखिएगा बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना भी किस देश के सहयोग से? रूस। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 में रूस के सहयोग से। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? लॉन टेनिस। डेविस कप का संबंध लॉन टेनिस। डेविस कप का संबंध लॉन टेनिस। अच्छा, क्यू शब्द का संबंध किस खेल से है? बिलियर्ड। क्यू शब्द बिलियर्ड। और याद रखिएगा बाकर कप का संबंध है गोल्फ से। बाकर कप गोल्फ से। डनहिल कप गोल्फ से। सर्किट कप गोल्फ से। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, गोवा किस वर्ष आजाद हुआ? 1961। गोवा किस वर्ष आजाद हुआ? 1961। गोवा किस वर्ष आजाद हुआ? आप लोग को बता दें कि गोवा को जो आपका गुलाम बनाया था 1510 ईस्वी में, जो गुलाम बनाया था उसमें वहां के शासक थे यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीना 1510 में पुर्तगाली ने। और इसे छीनकर आपका बहुत सारा यूरोपीय कंपनी ने आए, उस पर बहुत अधिकार किए, लेकिन अंततः उसे पुर्तगाली ने ही उसे गुलाम बनाकर रखा। और अंतिम रूप से 1961 में जाके उसे आजाद किया। और आजाद जो किया था याद रखेगा, हुआ आजाद जो किया था 19 दिसंबर के दिन। किस दिन? 19 दिसंबर 1961 को जो है कि गोवा को मुक्त किया या आजाद किया। इसीलिए प्रत्येक वर्ष गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर। और भारत के अंदर में जो गोवा एक भारत का जो एक प्रॉपर रूप से राज्य बना के संविधान के अनुरूप, तो याद रखेगा 1987 में कब बना? और याद रखेगा जब 1987 में बन रहा था गोवा भारत का राज्य, तो गोवा जो भारत का राज्य बन रहा था वो आपका बन रहा था केम्मा राज्य, तो 25वां राज्य। केम्मा राज्य 25वां राज्य। गोवा 25वां राज्य बन रहा था और सिक्किम 22वां राज्य बन रहा था। सिक्किम केम्मा राज्य बन रहा था? 22वां राज्य। और सिक्किम राज्य का स्थापना आप लोग को बता चुके हैं कि 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत 1975। और गोवा जो हुआ है, गोवा का जो स्थापना हुआ है वो हुआ 56वां संविधान संशोधन 1987। और 1987 में अरुणाचल प्रदेश का भी स्थापना, लेकिन उसके लिए संविधान संशोधन 55वां। उसके लिए संविधान संशोधन यानी अरुणाचल प्रदेश का स्थापना 55वां संविधान संशोधन 1987 में, और गोवा का स्थापना भी 1987 में हुआ है, लेकिन 56वां के तहत। लेकिन 56वां। और सिक्किम 36, लेकिन सिक्किम को एक शहर राज्य का दर्जा दिया गया वो 35वां के तहत।
35वां संविधान संशोधन के बाद उसे एक शहर राज्य का दर्जा दिया गया था, लेकिन उसे पूर्ण राज्य का जो दर्जा मिला वो 36वां के तहत, उसे 36वां के तहत। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, रामकृष्ण मिशन का स्थापना कब हुआ है? 1897। रामकृष्ण मिशन का स्थापना 1897। आप लोग को बता दें कि स्वामी विवेकानंद का एक नाम आपके पास रख रहे हैं, एक रख रहे हैं रामकृष्ण परमहंस का नाम, रामकृष्ण परमहंस, एक रख रहे हैं विवेकानंद। तो आप लोग को बता दें कि स्वामी विवेकानंद जो हुए हैं, स्वामी विवेकानंद के जो गुरु हुए हैं रामकृष्ण परमहंस, उसके गुरु हुए रामकृष्ण परमहंस, और उन्हीं के उपलक्ष्य में 1897 ईस्वी में कलकत्ता के अंदर में बेलूर के पास, या फिर आपका कलकत्ता के अंदर में 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया, रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया। और बता दे कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम पूछता है एग्जाम में, नरेंद्र दत्त। कौन सा नाम है? नरेंद्र। और रामकृष्ण परमहंस जो उनके गुरु थे, उनका भी नाम याद था, जो मूल नाम था उसका मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय, गदाधर चट्टोपाध्याय, गदाधर चट्टोपाध्याय, गदाधर चट्टोपाध्याय हो गया रामकृष्ण परमहंस का। और विवेकानंद का हो गया नरेंद्र दत्त, विवेकानंद का हो गया नरेंद्र दत्त। और बीरबल का जो मूल नाम था महेश दास, बीरबल का मूल नाम महेश दास। याद रखिएगा कि मुंशी प्रेमचंद का जो वास्तविक नाम था वो था धनपत राय, मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय। वहीं पर अगर हम बात करते हैं आपका तंतिया टोपे का, तो तंतिया टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। क्या नाम था? रामतनु पांडे, रामतनु पांडे, या फिर रामचंद्र पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग हो गया तंतिया टोपे का। वहीं पर आपका प्रेमचंद्र का क्या हो गया? प्रेमचंद्र का क्या होगा? धनपत राय। और नाना साहब का क्या हो गया? धुंधुपाल, नाना साहब का धुंधुपाल, नाना साहब का धुंधुपाल। बीरबल का महेश दास, बीरबल का महेश दास। रानी लक्ष्मीबाई का नाम था मणिकर्णिका, मणिकर्णिका, मणिकर्णिका। और याद रखिएगा मणिकर्णिका बांध जो है उत्तर प्रदेश में है, बेतवा नदी पर, उत्तर प्रदेश में है बेतवा नदी पर मणिकर्णिका बांध। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, कीड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। या फिर कीट पतंग का अध्ययन भी क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। पर्वत का अध्ययन जो होता है वो ओरोलॉजी, पर्वत का अध्ययन ओरोलॉजी। छिपकली का अध्ययन सोरोलॉजी, छिपकली का अध्ययन सोरोलॉजी। कीट पतंग एंटोमोलॉजी, कीट पतंग, कीट पतंग। याद रखिएगा पर्वत दिवस प्रत्येक वर्ष जो मनाते हैं 11 दिसंबर को, पर्वत दिवस प्रत्येक वर्ष 11 दिसंबर। और विश्व बालकोष दिवस भी मनाते हैं 11 दिसंबर को, विश्व बालकोष दिवस भी। अस्थमा दिवस भी मनाते हैं 11 दिसंबर को, अस्थमा दिवस भी। और याद रखिएगा आपका जो सांप का अध्ययन होता है ओफियोलॉजी, सांप का अध्ययन ओफियोलॉजी, सांप का अध्ययन। मगरमच्छ के बच्चा को क्या कहते हैं? हैचलिंग, मगरमच्छ के बच्चा को हैचलिंग। और कॉकरोच में कितना हृदय होते हैं? 13। कॉकरोच में कितना हृदय? मछली में कितना? 2। मछली में 2। मेढक में 3। मेढक में 3। मनुष्य में 4। मनुष्य में 4। अर्थात स्तनधारी में 4। स्तनधारी में 4। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, नंदा देवी पर्वत चोटी हिमालय के किस भाग का हिस्सा है? कुमायूं हिमालय। कौन सा हिमालय? कुमायूं हिमालय। और नंदा देवी पर्वत चोटी उत्तराखंड में है। किस राज्य में है? उत्तराखंड में। नंदा देवी पर्वत चोटी कहाँ है? उत्तराखंड में। याद रखिएगा। और नंदा देवी पर्वत चोटी जो उत्तराखंड में स्थित है, इसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। इसे यूनेस्को की सूची में जो शामिल किया गया है, इसे 1989 में। कब शामिल किया गया? 1989 में। और फूलों की घाटी जो उत्तराखंड में स्थित है चमोली, उसे 2005 में। फूलों की घाटी को यूनेस्को सूची में 2005 में, और नंदा देवी को 1989 में। नंदा देवी को 1989 में। अगला क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, राजस्थान नहर को जो जल प्राप्त होता है किस नदी से? सतलज और ब्यास, सतलज और ब्यास, सतलज और ब्यास, सतलज और ब्यास। और सतलज नदी का पुराना नाम सुदुद्री, सतलज नदी का पुराना नाम सुदुद्री, सतलज नदी का पुराना नाम सुदुद्री। और ब्यास का व्याघ्र, ब्यास का व्याघ्र, ब्यास का व्याघ्र। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? राजस्थान। सरिस्का कहाँ है? राजस्थान। राजस्थान। सरिस्का कहाँ है? राजस्थान। कुंभलगढ़ कहाँ है? राजस्थान। कुंभलगढ़ कहाँ है? राजस्थान। अच्छा, वेदांतगल कहाँ है? राजस्थान। वेदांतगल कहाँ है? राजस्थान। वेदांतगल कहाँ है? राजस्थान। अच्छा, आप लोग को बताएंगे जैसे घना पक्षी विहार वो कहाँ है? राजस्थान। घना पक्षी विहार राजस्थान। पक्षियों का स्वर्ग किस अभ्यारण्य को? घना पक्षी विहार। ये जिसे केवलादेव कहते हैं, जिसे कि भरतपुर में स्थित है, और भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, मल्टी आर्ट केंद्र भारत भवन किस शहर में? भोपाल। मल्टी आर्ट केंद्र भारत भवन किस शहर में? भोपाल। और भोपाल जो के अंदर में जो भारत भवन है, इसका स्थापना किया था चार्ल्स कोरियन ने। किसने किया था? चार्ल्स कोरियन ने। और विदेश भवन है मुंबई में। विदेश भवन कहाँ है? मुंबई में। विदेश भवन कहाँ है? मुंबई में। लेकिन विदेशी भाषा संस्थान जो है दिल्ली में। विदेशी भाषा संस्थान दिल्ली में।
और राष्ट्रीय भाषा संस्थान है मैसूर में, राष्ट्रीय भाषा संस्थान मैसूर में, राष्ट्रीय भाषा संस्थान मैसूर में। और राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में, राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद, राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद। या राष्ट्रीय आहार संस्थान भी कहाँ है? हैदराबाद। लेकिन राष्ट्रीय खाद्य संस्थान कहाँ है? मैसूर, राष्ट्रीय खाद्य संस्थान मैसूर, राष्ट्रीय खाद्य संस्थान मैसूर। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, सात पैगोडा का संबंध किस मंदिर से या किस शहर से? महाबलीपुरम से। किससे है? महाबलीपुरम। सात पैगोडा के नाम से महाबलीपुरम। काला पैगोडा कोणार्क, काला पैगोडा कोणार्क, काला पैगोडा कोणार्क। किस देवता को कोणार्क मंदिर समर्पित है? सूर्य। किसे समर्पित है? सूर्य देवता। किस देवता को? सूर्य देवता। लेकिन याद रखिएगा कि भारत के अंदर में सात पैगोडा के नाम से किसे जानते हैं? महाबलीपुरम। किसे जानते हैं? और महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण पल्लव शासकों ने, किसने करवाया था? पल्लव शासकों ने। किसने करवाया था? पल्लव शासक। और पल्लव शासकों की राजधानी थी कांचीपुरम। कहां थी? कांचीपुरम। पल्लव शासकों की राजधानी कांचीपुरम। और चोल शासकों की राजधानी कहां थी? चोल शासकों की राजधानी कहां थी? चोल शासकों की राजधानी थी तंजौर। कहां थी? तंजौर। कहां थी? तंजौर। और उसका संस्थापक कौन था? विद्यालय। संस्थापक कौन था? विद्यालय। संस्थापक कौन था? विद्यालय। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि सिक्का का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक्स। सिक्का का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स। सिक्का का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स। और अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, घास का अध्ययन क्या करता है? एग्रेस्टोलॉजी। घास का अध्ययन एग्रेस्टोलॉजी। घास का अध्ययन। और घास में कौन सा अम्ल? बेंजोइक। घास में कौन सा अम्ल? बेंजोइक। घास में बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। और पत्तों में भी बेंजोइक अम्ल। पत्तों में भी बेंजोइक अम्ल। पत्तों में। मक्खन में ब्यूटरिक। मक्खन में ब्यूटरिक। इमली में टार्टरिक। इमली में टार्टरिक। टमाटर में ऑक्जेलिक। टमाटर में ऑक्जेलिक। सेब में माइलिक। सेब में माइलिक। सेब में माइलिक। याद रखने की कोशिश कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप और अगर पूछेगा मांस में लैक्टिक अम्ल। मांस में लैक्टिक यानी शरीर में थकावट जो उत्पन्न होता है वो लैक्टिक अम्ल जम जाने के कारण। और दूध दही में भी लैक्टिक। दूध दही में भी लैक्टिक। अगला और गेहूं में ग्लूमेटिक। गेहूं में ग्लूमेटिक। गेहूं में ग्लूमेटिक। चींटी के डंक में मेथनोइक। चींटी के डंक में मेथनोइक। चींटी के डंक में मेथनोइक। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, चुंबक के फ्लक्स का मात्रक वेबर। चुंबक फ्लक्स का मात्रक वेबर। चुंबक फ्लक्स का मात्रक वेबर। टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया? मार्कोनी। टेलीग्राफ का आविष्कार मार्कोनी। उसके बाद फिर आपका बेतार का तार का आविष्कार मार्कोनी। बेतार का तार का आविष्कार मार्कोनी। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, दूरसंचार के संबंध में WLL का फुल फॉर्म क्या होता है? वायरलेस इन लोकल लूप। वायरलेस इन लोकल लूप। वायरलेस इन लोकल लूप। वायरलेस इन लोकल लूप। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, रक्तचाप को मापने वाला यंत्र स्फिग्नोमेनोमीटर। रक्तचाप को मापने वाला यंत्र स्फिग्नोमेनोमीटर। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, राष्ट्रीय धातु कर्म लेबोरेटरीज किस शहर में? जमशेदपुर। राष्ट्रीय धातु प्रयोगशाला जमशेदपुर। राष्ट्रीय धातु प्रयोगशाला जमशेदपुर। राष्ट्रीय धातु प्रयोगशाला जमशेदपुर जो वर्तमान में झारखंड में स्थित है। और जमशेदपुर जो है स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। और याद रखिएगा जमशेदपुर में क्रिकेट स्टेडियम जिसका नाम है कीनन स्टेडियम। कीनन स्टेडियम। कीनन स्टेडियम। और जमशेदपुर से ही संबंध रखते हैं एक क्रिकेटर सौरभ तिवारी। कौन संबंध रखते हैं? सौरभ तिवारी। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? CaSO4 × 1/2H2O। CaSO4 × 1/2H2O। CaSO4 × 1/2H2O जो कि जिप्सम से बनता है। किसे बनता है? जिप्सम से। किसे बनता है? जिप्सम से। जिप्सम से। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अति चालकता की प्रतिरोधकता जो होती है शून्य होती है। क्योंकि अति चालक जो होता है यानी सुपर कंडक्टर जो होता है उसमें प्रतिरोध करने के लिए कुछ भी नहीं होता, अर्थात उसकी प्रतिरोधकता शून्य। प्रतिरोधकता शून्य। अगला और याद रखिएगा, अति चालकता का जो खोज किया है वह अति चालकता का जो खोज किया है वह किया कैमरलिन ओन्स ने। किसने किया? कैमरलिन ओन्स ने। कैमरलिन ओन्स ने। और कैमरलिन ओन्स ने इसका खोज किया था 1911 में। कब किया था? 1911 में। और इसका खोज जब 1911 में हुआ, जब इसे भारत सरकार को पता चला या फिर इसके मतलब जो इसको यूज कहां होता है नहीं होता, जब उसका हकीकत का पता चला तो आगे चलकर 1991 ईस्वी में भारत सरकार ने राष्ट्रीय अति चालकता विभाग का स्थापना किया। राष्ट्रीय अति चालकता विभाग का स्थापना 1991 में भारत सरकार ने किया। और अति चालकता या सुपर कंडक्टर का जो खोज किया है वो कैमरलिन ओन्स ने। कैमरलिन ओन्स ने। और इसकी प्रतिरोधकता शून्य। प्रतिरोधकता शून्य। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित नाटक यशोधरा के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त। कौन है? मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती के लेखक, साकेत पुस्तक के लेखक मैथिली शरण गुप्त। साकेत का मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती। और विश्व भारती का स्थापना किसने किया है?
विश्व भारती का स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने। विश्व भारती का स्थापना, शांति निकेतन का स्थापना भी रविन्द्रनाथ टैगोर, शांति निकेतन का स्थापना भी। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, हेमावती किसकी सहायक नदी है? कावेरी। हेमावती किसकी सहायक नदी है? कावेरी। हेमावती कावेरी। दायां बायां ये भी कावेरी का, दाएं नाम का एक नदी है और बायां नाम का भी एक नदी है, और ये दोनों दायां बायां जो नदी है वो कावेरी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? कावेरी की। किसकी सहायक नदी है? कावेरी की। और याद रखिएगा, हिडकल परियोजना किस नदी पर है? घटप्रभा नदी पर। हिडकल परियोजना किस नदी पर है? घटप्रभा नदी। किस नदी पर? घटप्रभा नदी। हिडकल परियोजना किस नदी पर है? देखिएगा, हिडकल 4 अक्षर का, घटप्रभा 4 अक्षर का, कर्नाटक राज्य 4 अक्षर का, अर्थात हिडकल परियोजना घटप्रभा नदी पर, कर्नाटक राज्य में। तो आइए आज का लास्ट सवाल आप लोग कमेंट में कमेंट कीजिएगा। तो आप लोग को बताना है कि जापान की मुद्रा का नाम क्या है। तो आप लोग कमेंट में कमेंट करके जो है कि आप लोग बताइएगा, और जापान के बारे में थोड़ा डिटेल से लिखने का कोशिश कीजिएगा। आप लोग का हम कमेंट डेली पढ़ते हैं, भले नाम लेने के लिए क्वेश्चन बोलने के क्रम में नाम नहीं ले पाते हैं, लेकिन आगे चलकर जब लाइव क्लास लाएंगे तो उसमें नाम लिया जाएगा। लेकिन आप लोग का कमेंट जो कमेंट बॉक्स में रहता है हम जरूर पढ़ते हैं और उसका रिप्लाई भी देते हैं। तो आप लोग प्लीज कमेंट में कमेंट किया कीजिएगा, और कि कौन कौन सा वीडियो और कैसे लाएंगे आप लोग अपना सुझाव भी रख सकते हैं, उस पर हम लोग काम करने का प्रयास हद तक करेंगे। और जरूर है कि आप बस थोड़ा दिन इंतजार कीजिए, देखिए आप कितना वो अलग उसमें आते हैं, अलग रूप में आने के बाद फिर आपका जो है कि जो भी क्लास होगा वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखेगा। तो आज का क्लास हम यही स्थगित करते हैं। नमस्कार।